जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले 4 क्लास करवा चुके हैं प्रैक्टिस सेट का। तो सभी लोग पीछे क्लास जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है बिहार दरोगा के लिए। और भी जितने प्रकाशन का जितनी बुक का प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आता है सभी क्लास को देखा कीजिए, आपके लिए जो है ना सारा क्लास करवाया जाता है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपका 100% फायदा होगा। और सभी लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, उसमें 18,000 प्लस मेंबर है, उसी को ज्वाइन करना। वहाँ पे आपको डिस्कशन पीडीएफ और इसका जो है ना क्लास का पीडीएफ आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग जो है ना हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। और ये देखिए सेट कितना है, तो सेट नंबर 5 है। इसके पहले 4 सेट करवा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरज की तेज रोशनी से चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि क्या कारण है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सूरज की तेज रोशनी से चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, क्या कारण है बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो याद रखिएगा कि सूरज की तेज रोशनी से चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक श्वेत प्रकाश कह रहा है एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करता है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करता है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है बताइए। इसमें बताइए कौन सा कथन सही होगा। देखिए पहला कह रहा है लाल रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, क्या है, सो गलत है। क्या है, गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि बैंगनी रंग का विचलन क्या अधिकतम होता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटकों की चाल समान होती है, ये भी क्या है, तो गलत। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। केवल बी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखिए कि एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करता है। इनमें से जो कथन होगा ना क्या होगा, तो बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होता है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, उतना अधिक होता है। ठीक है, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक, जबकि लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, तो कम होता है। याद रखिएगा। और कांच से गुजरने पर जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका वेग क्या होता है, अधिक होता है। इसमें सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर केवल बी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है, तो इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं बताइए। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है, तो इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं बताइए। बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी गति की अपेक्षा क्या हमारी गति क्या है, शून्य होती है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए कह रहा है कि वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी बताइए। कौन सा महीना में किया था। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनवरी माह में किया था। ठीक है, तो यह है कि वर्ष 1915 के जनवरी महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से क्या कर ली, वापस ली थी। ठीक है, और याद रखिए कि महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को मुंबई में अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किसमें अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है बताइए। कह रहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा कौन सा जो है महीने में अनुमोदित का एक क्या है, एकीकृत संरक्षण मिशन है बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, जून 2014 का है। किसका है, जून 2014 का है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में OTEC में टी का उपयोग किसके लिए होता है बताइए। महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में OTEC में टी का उपयोग किसके लिए होता है बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, थर्मल के लिए होता है। किसके लिए होता है, थर्मल के लिए।
तो महासागरीय ऊर्जा के रूपांतरण में संदर्भ में OTEC में टी का उपयोग थर्मल के लिए किया जाता है, ठीक है। और ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन OTEC एक समुद्री नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक है जो महासागरों द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अवशोषित सौर ऊर्जा का क्या है उपयोग करती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा संबंध रखता है, बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी अनुच्छेद 21 का ए है। क्या अनुच्छेद 21 का ए है, तो याद रखिए कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 के ए में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का क्या है संबंध रखता है, ठीक है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है, बताइए। निम्न में से कौन सा वह पक्षी है जो भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है ड्रोंगो पक्षी है। क्या है ड्रोंगो पक्षी, तो ड्रोंगो पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है। और ड्रोंगो पक्षी जो है ना अफ्रीका से लेकर मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी प्रशांत द्वीप समूह में पाया जाता है। और इस पक्षी को जो है ना द मास्टर मिमिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है, बताइए। निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कामेट नहीं है, लेकिन अन्नपूर्णा है, लोहासे है और माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो यार ये कामेट जो है कामेट चोटी जो है नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है, और अन्नपूर्णा, लोहासे, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। और कामेट जो है ना चीन के स्वतः शासित तिब्बत क्षेत्र के निकट उत्तरी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय पर्वत का क्या है एक शिखर है, ठीक है। और याद रखिएगा कि कामेट जो है ना कामेट चोटी बृहद हिमालय का क्या है एक भाग होता है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट का अगर ऊंचाई बोले कितना होता है तो 8848.86 होता है। अन्नपूर्णा का बोलेगा कितना ऊंचाई होती है तो 80 मीटर होती है। और कंचनजंगा का बोलेगा तो 85 मीटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं, बताइए। कह रहा है कि भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं, बताइए कौन रहे हैं। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन रहे, बीबी गिरी रहे। कौन रहे, बीबी गिरी रहे। तो भारत के राष्ट्रपतियों में से बीबी गिरी केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं, ठीक है। और याद रखिए कि 1937 में जब कांग्रेस पार्टी ने मद्रास राज्य में सरकार बनाई थी तब बीबी गिरी क्या थे, श्रम और उद्योग मंत्री बने थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, बताइए। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, बताइए क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन थे, गोविंद बिहारी लाल थे। कौन थे, गोविंद बिहारी लाल थे। तो पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, गोविंद बिहारी लाल थे। और 1917 में शुरू हुए अमेरिकी पत्रकारिता में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माने जाने वाले पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा हुआ था, ठीक है। और यहाँ अगर क्वेश्चन पूछा है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था तो 1901 में हुआ था। और मैग्सेसे पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था, 1957 में हुआ था। और कलिंग पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था, तो याद रखिए 1952 में हुआ था। और बोरलोग पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था, 1972 में हुआ था। और अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था, 1961 में हुआ था। और द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था तो 1985 में हुआ था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था, 1965 में हुआ था। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करें इनमें से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है, बताइए। कौन सा बांध पूछा है कि झारखंड में स्थित है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, मैथन बांध कहाँ स्थित है, जो झारखंड में स्थित है, ठीक है। और यह बराकर नदी के तट पर क्या है स्थित है। नेक्स्ट आइए करें में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा राज्य है, त्रिपुरा है, ठीक है। कौन सा राज्य है, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को क्या करता है, स्पर्श करती है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जून 2024 में किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला मानवयुक्त मिशन पूरा किया है, बताइए। कह रहा है कि जून 2024 में किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला मानवयुक्त मिशन पूरा किया है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन है, वर्जिन गैलेक्टी है। कौन है, वर्जिन गैलेक्टी है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सियोम 4 मिशन के लिए किसे पायलट चुना है, बताइए। कह रहा है कि जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में एक्सियोम 4 मिशन के लिए किसे पायलट चुना है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुभांशु शुक्ला को चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच कौन बने, बताइए।
जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच कौन बने, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी एक मिनट 16 है ना, 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। कौन है, पीआर श्रीजेश है। तो कह रहा है कि जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं, पीआर श्रीजेश बने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है तो उस पत्थर की गतिज मतलब काइनेटिक एनर्जी ऊर्जा अधिकतम कब होगी, बताइए। कह रहा है एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है तो उस पत्थर की गतिज मतलब काइनेटिक जो एनर्जी होती है अधिकतम कब होगी, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है इनमें से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है, बताइए। कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल मध्यवर्ती माध्यम से निर्भर करता है, क्या है, गलत है। गुरुत्वाकर्षण बल मध्यवर्ती माध्यम पर निर्भर करता है, क्या गलत है। और गुरुत्वाकर्षण बल असंरक्षी बल होता है, क्या है, गलत है। और गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण बल अकेंद्रीय बल होता है, क्या है, गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है द्रव द्वारा सतह को भिगोने की प्रकृति इनमें से किस पर निर्भर करती है, बताइए। द्रव द्वारा सतह को भिगोने की प्रकृति इनमें से किस पर निर्भर करती है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव तथा सतह के बीच बना कोण होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधियों समूह द्वारा तैयार किया गया था को लोकप्रिय रूप से जो है ना किस योजना के नाम से जाना जाता था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के लिए एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था को लोकप्रिय रूप से किस योजना के नाम से जाना जाता है, बताइए, क्या होगा। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंबई योजना के नाम से जाना जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था, बताइए। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहाँ से आया था, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेनिस से आया था। कहाँ से आया था, वेनिस से आया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो वेनिस से आया था और मार्को पोलो का जन्म इटली में हुआ था। इन्होंने 1271 से 95 में यूरोप से एशिया तक की यात्रा की थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ के किस नाम से एक अवधारणा विकसित की थी, बताइए। कह रहा है इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ डैश के नाम से एक अवधारणा विकसित की थी, बताइए, किस नाम से किया था। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामानुजन के नाम से जो है एक अवधारणा विकसित की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उसके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था, उसके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था, बताइए। अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2007 में शामिल हुआ था। तो अफगानिस्तान सार्क में 2007 में क्या हुआ था, शामिल हुआ था और अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान सार्क के 8वें सदस्य राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ था, ठीक है। और याद रखिए कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन मतलब सार्क का गठन पूछेगा या स्थापना पूछेगा कब हुआ था, तो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था स्थापना। इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, ढाका में है, ठीक है। ढाका में जो है ना स्थापना किया गया था और यहाँ पे जो है ना नेपाल इसका मुख्यालय बोलेगा तो नेपाल काठमांडू में है, ठीक है, नेपाल काठमांडू में, ढाका में स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, कितना, बताइए। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, कितना, बताइए। बताइए क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 550 सदस्य जो है ना निर्धारित की गई है, ठीक है। तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है और इनमें से जो है ना 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि से और 20 सदस्य राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि से हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना वर्ष का, बताइए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि तथा 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो पहले हो अपना पद जो है ना धारण मतलब कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उतना दिन तक रह सकते हैं, जो पहले पूर्व जाएगा उसके बाद क्या होगा, हट जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे, बताइए।
कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे, बताइए कौन थे? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंग फू सू थे। कौन थे? कुंग फू सू। नेक्स्ट है बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है, बताइए। बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से क्या है संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से क्या है संबंधित है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा, अनुच्छेद 134 का ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना, ठीक है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 134 का ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शरद कमल को नियुक्त किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का राजदूत शरद कमल को नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया, बताइए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया, बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 31 मई को क्या मनाते हैं? विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसका थीम बोलेगा तो क्या है? तो बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। इसका थीम पूछेगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का थीम क्या है, तो बच्चों को तंबाकू उद्योग के उद्योग के हस्तक्षेप से क्या करना, मतलब बचाना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उच्च जोखिम वाली ग्लेशियरों झीलों का अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों का अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों का अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है, ठीक है। और याद रखें कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और दिबांग घाटी में उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों का अपना पहला सर्वेक्षण शुरू किया है। और यह पहल सिक्किम की दक्षिण लोनाक झील में ग्लेशियर झील विस्फोट बाढ़ के बाद की गई है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि माध्यम ए और माध्यम बी की ओर जाते समय एक प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकती है, इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए। कह रहा है कि माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय एक प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकती है, इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए। देखिए, पहला कह रहा है कि माध्यम ए माध्यम बी की तुलना में प्रकाशिक रूप से क्या सघन होती है, ये क्या है, तो गलत है। और माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में क्या अधिक है, बिल्कुल क्या है, तो सही है, ठीक है। और माध्यम बी का अपवर्तनांक माध्यम ए के अपवर्तनांक से क्या अधिक है, ये भी क्या है, सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है। एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फिनोल्फथैलीन इंडेक्टर को गुलाबी कर देता है। निम्नलिखित में से एक कौन सा तत्व हो सकता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। तो निम्नलिखित में से ए कौन सा तत्व हो सकता है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम है। क्या है? तो सोडियम है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रोड्यूसर गैस का मुख्य अवयव कौन है, बताइए। प्रोड्यूसर गैस का मुख्य अवयव कौन है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? कार्बन और क्या है? नाइट्रोजन है। क्या है? कार्बन और क्या है? नाइट्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को स्वीकार किया गया था, कब किया गया था? राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को स्वीकार किया गया था, कब? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? नवंबर 1972 में स्वीकार किया गया था, ठीक है। और टाइगर रिजर्व अप्रैल 1973 में प्रारंभ किया गया था। और भारत का राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम बोलेगा तो क्या है, तो पैंथरा टाइग्रिस है, जिसको टाइगर बोलते हैं। पैंथरा क्या है, तो टाइग्रिस है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि बौद्ध धर्म की बद्रयान शाखा के अंतर्गत बुद्धिस्ट की पत्नी का क्या नाम था, बताइए। कह रहा है कि बौद्ध धर्म की बद्रयान शाखा के अंतर्गत बुद्धिस्ट की पत्नी का नाम क्या था, बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या था? तारा था। क्या था? नाम तारा था। तो बौद्ध धर्म की बद्रयान शाखा के अंतर्गत बुद्धिस्ट की पत्नी का नाम क्या था? तारा था, ठीक है। और समानता बुद्ध की पत्नी यशोधरा है। क्या है? यशोधरा है, ठीक है।
और विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद में लिया था, ठीक है, उपनिषद से लिया था। और बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में चुंदू द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिए कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक बोलेगा तो श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 क्या करना है तो मिलाना है, बताइए क्या होगा। आईपीसी का निर्माण किसने किया था बताइए। आईपीसी का निर्माण यहाँ पे नहीं, सॉरी, एक में मिलान नहीं करना, यहाँ पे सुमेलित नहीं है, इसमें कौन पूछा है गलत है बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कह रहा है कौन सा युग्म में जो है इसमें जो ऑप्शन दिया गया है गलत है, बताइए। देखिए पहला कह रहा है आईपीसी का निर्माण किसने किया, लॉर्ड मैकाले, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी शिक्षा के जनक बोलेगा लॉर्ड मैकाले, बिल्कुल सही है। और आईपीसी का लागू होना डलहौजी काल में हुआ था, क्या है, गलत है, ठीक है। आईपीसी का लागू होना डलहौजी काल में हुआ था, क्या है, गलत है। यहाँ पे याद रखिएगा कि इंडियन पेनल कोड मतलब आईपीसी जो है ना, आईपीसी का जनक पूछेगा तो कौन है, लॉर्ड मैकाले हैं, कौन है, लॉर्ड मैकाले, ठीक है। और आईपीसी का लागू किसने किया था, याद रखिए लागू करने वाला जो था ना कौन था, कैनिंग था, कौन था, कैनिंग। यहाँ पे डलहौजी क्या है, गलत है, कैनिंग होगा, ठीक है। और एडवर्ड बिल बोलेगा तो लॉर्ड रिपन, क्या है, बिल्कुल सही। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि देखिए अनुच्छेद दिया हुआ है, इसका विषय क्या है, इसको मिलान करना है, बताइए मतलब मिलाइए, इसको मिलाइए, क्या होगा बताइए। अनुच्छेद 145 में किसका वर्णन है बताइए। तो अनुच्छेद 145 में क्या है, तो न्यायालय का नियम है, क्या है, तो न्यायालय का नियम है, ठीक है। अनुच्छेद 145 में क्या है, तो न्यायालय का नियम है। अनुच्छेद 127 में क्या है बताइए। तो अनुच्छेद 127 में क्या है, तदर्थ न्यायालयों की क्या है, तो नियुक्ति है, तदर्थ न्यायालयों की क्या है, नियुक्ति है, ठीक है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 128 में क्या है बताइए। तो अनुच्छेद 128 में क्या है, तो उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की क्या उपस्थिति है, ठीक है। अनुच्छेद 128 में क्या है, तो उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति है। और अनुच्छेद 129 में क्या है, तो अभिलेख न्यायालय, क्या है, अभिलेख न्यायालय। तो देखिए फिर से अनुच्छेद 145 में बोलेगा तो क्या है, न्यायालय का नियम है। अनुच्छेद 127 में क्या है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है। अनुच्छेद 128 में क्या है, तो उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति है। अनुच्छेद 129 में क्या है, अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 1 4 3, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र क्या है, मेडिटेरियन रीजन में भारी वर्षा कब होती है बताइए। कह रहा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शीत ऋतु में होता है। किस ऋतु में होता है, तो शीत ऋतु में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा शीत ऋतु में होती है। और भूमध्य सागरीय जलवायु नींबू प्रजाति के लिए क्या है, नींबू प्रजाति के फलों के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। और तमिलनाडु में शीतकाल में क्या होती है, वर्षा होती है। और विषुवत रेखा पर सालों भर उच्च ताप पर भारी वर्षा होती है, ठीक है। और जाड़ों में दबाव के कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण है, बताइए कौन है। भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण है, बताइए क्या है। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, NSO है, क्या है, NSO है। नेक्स्ट है, कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए। कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्यात प्रसंस्करण के क्षेत्र के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है, करेनिन में से किसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था बताइए। करेनिन में से किसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ओवेन किया था। कौन किया था, रॉबर्ट ओवेन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली को अपनाया है बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली को अपनाया है बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है, ठीक है। तो याद रखें कि भारतीय संविधान ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली को अपनाया है। और हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही अपनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए करारोपण की शक्ति का उल्लेख किया गया है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए करारोपण की शक्ति का उल्लेख किया गया बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद क्या है, 243 का एच में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए करारोपण की शक्ति का उल्लेख किया गया, तो अनुच्छेद क्या होगा, 243 का एच होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत के साथ किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी किया है बताइए। कह रहा है कि भारत के साथ किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी किया है बताइए।
तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वियतनाम। कौन किया है? वियतनाम किया है। नेक्स्ट है कह रहा है किस राज्य में पोलावरम परियोजना और इस्पात संयंत्र जीर्णोद्वार के केंद्रीय बजट 2025-26 में शामिल किया गया? बताइए। कह रहा है किस राज्य में पोलावरम परियोजना और इस्पात संयंत्र जीर्णोद्वार केंद्रीय बजट 2025-26 में शामिल किया गया है? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है 29 मई 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? बताइए किसका किया है? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रुद्रम 2 का किया है। किसका किया? रुद्रम 2 का किया है। ठीक है। नेक्स्ट है तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? बताइए। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट है एस्पिरिन, डाइजेपाम, क्लोरोफॉर्म, मर्क्यूरोक्रोम में शामक कौन सा है? बताइए। कह रहा है एस्पिरिन, डाइजेपाम, क्लोरोफॉर्म, मर्क्यूरोक्रोम में से शामक कौन है? बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? डाइजेपाम है। क्या है? डाइजेपाम है। नेक्स्ट है प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन पर क्या प्रभाव होता है? बताइए। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन पर क्या प्रभाव होता है? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ताप के बढ़ने से क्या होता है? तो बढ़ता है। तो प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन ताप के बढ़ने से क्या होता है? तो बढ़ता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? बताइए। कह रहा है दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त समूह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? छठवां आवर्त और क्या होगा? तीसरा क्या होगा? समूह होगा। तो याद रखिएगा कि दीर्घवृत्ताकार आवर्त सारणी में छठा क्या है? आवर्त, और तीसरा क्या समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? सर्वाधिक होती है। विकल्प के अनुसार सही है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बताइए। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी था। ठीक है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी था। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। और लोदी वंश का जो टाइम पीरियड था, शासनकाल था, 1451 से 1526 तक था। 1451 से लेके 1526 तक था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है? बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन है? बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जिला है? तो कच्छ है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला बोलेगा तो कच्छ है। और कच्छ जिला का क्षेत्रफल बोलेगा कितना है? 45.67 वर्ग किलोमीटर है। और लेह जिला का क्षेत्रफल बोलेगा तो 45.110 वर्ग किलोमीटर है। और भारत का क्षेत्रफल बोलेगा तो कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और संपूर्ण क्षेत्रफल बोलेगा, संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.42% है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? बताइए। 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। लक्षद्वीप और मिनी क्वाई कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल अलग करता है। किसको? लक्षद्वीप और मिनी क्वाई को अलग करता है। नेक्स्ट है देखिए, यहाँ पे सम्मिलित करना है। बताइए। सूची 1 में दिया, सूची 2 को मिलाना है। बताइए। बाल विवाह का संबंध किससे है? बताइए। तो बाल विवाह का संबंध किससे? बताइए। तो बाल विवाह क्या हो जाएगा? MG रनाडे। क्या होगा? बाल विवाह MG रनाडे। ठगी प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? बताइए। ठगी प्रथा का अंत कौन किया था? बताइए। तो ठगी प्रथा का अंत बोलेगा तो क्या हो जाएगा? कर्नल स्लीमैन। क्या होगा? कर्नल स्लीमैन। अब विधवा पुनर्विवाह को लागू करने वाला कौन था? तो क्या होगा? विधवा पुनर्विवाह का संबंध किस व्यक्ति से था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से था। ठीक है। और पिंडारियों का दमन बोलेगा तो किससे संबंधित था? बताइए। पिंडारियों का दमन क्या होगा? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा। क्या होगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 3, 2, 1, 4। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। नेक्स्ट है मैग्मा क्या है? बताइए। मैग्मा क्या है? बताइए। मैग्मा क्या है? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी धरती के गर्भ में पिघला हुआ क्या है? तो शैल है। धरती के गर्भ में पिघला हुआ क्या है? शैल। क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। नेक्स्ट है किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? बताइए। कह रहा है किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1928 में जीता। कब जीता? 1928 में जीता था। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? बताइए। राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? बताइए।
तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1070 किलोमीटर। कितना है? 1070 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, बताइए। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश है। क्या है? तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। और 1 अक्टूबर 1953 में केंद्र सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन हेतु मंजूर होना पड़ा, जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों की पृथक कर आंध्र प्रदेश का क्या हुआ? गठन किया गया। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे करा, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन किया था? राम राय ने किया था। कौन किया था? राम राय ने किया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू ने किया था। कौन किया? सरोजिनी नायडू ने किया था। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है सर्वाधिक गोल्ड रिजर्व वाले देशों की सूची में भारत का स्थान कैमा है, बताइए। सर्वाधिक गोल्ड रिजर्व वाले देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 8वां स्थान है। क्या है? तो 8वां स्थान है। तो सर्वाधिक गोल्ड रिजर्व वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर है? तो 8वें स्थान पर है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 5वीं आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता AITIGA 2024 संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था, बताइए। 5वीं आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता 2024 संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में किया गया था। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा अवैध प्रवासी किस देश में है? फरवरी 2025 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा अवैध प्रवासी किस देश में है? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी, अमेरिका में है। कौन सा देश में? अमेरिका में है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि C6H10 एयू का अपना अगला समझातीय श्रेणी सदस्य कौन सा होगा? कह रहा है C6H10 एयू का अगला समझातीय श्रेणी सदस्य कौन सा होगा, बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, C7H12। क्या होगा? C7H12। याद रखिएगा, C2H2 बोलेगा तो इथाइन होता है, और C3H4 बोलेगा तो प्रोपाइन होता है, और C4H7 बोलेगा तो ब्यूटाइन होता है, और C5H10 H8 बोलेगा तो पेंटाइन होता है, और C6H10 बोलेगा तो हेक्साइन होता है, और C7H12 बोलेगा तो क्या होता है? हेप्टाइन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो C6H10 एयू का अगला समझातीय श्रेणी सदस्य क्या होगा? C7H12 होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित ना करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित ना करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को क्या करेगा? तो कम करेगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दुर्बल अम्ल है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, बताइए। यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, HCl CH3 COOH H2SO4 HNO3 H2CO3 H2SO3, बताइए इसमें क्या होगा? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, CH3 COOH है और क्या है? H2CO3 है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नहीं देखिए, यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे वाहक दिया हुआ है, यहाँ पे रोग दिया है। कौन सा रोग का वाहक क्या है, बताइए। बताइए, सीसी मक्खी का क्या होगा, बताइए। सीसी मक्खी से क्या होगा? सीसी मक्खी जो है किस रोग का वाहक है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? सीसी मक्खी क्या होगा? निद्रा रोग होगा। क्या होगा? निद्रा रोग होगा। सीसी मक्खी किस रोग का वाहक है? निद्रा रोग का है। एडीज मच्छर किसका है, बताइए। एडीज मच्छर किसका है, बताइए। बताइए, एडीज मच्छर किसका है? तो ये किसका है? एडीज मच्छर किसका वाहक है? तो पीत ज्वर का है। किसका है? पीत ज्वर का है। जलीय घोंघा किसका है, बताइए। जलीय घोंघा, जलीय घोंघा किस रोग का वाहक है, बताइए। तो जलीय घोंघा किसका है? तो विलहेरेजिया का है। किसका? विलहेरेजिया का है। और सेंड मक्खी किसका है? तो सेंड मक्खी कालाजार का है। किसका है? कालाजार का है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 1 3 5। सीसी मक्खी बोलेगा तो निद्रा रोग, एडिस मच्छर बोलेगा तो पीत ज्वर, जलीय घोंघा बोलेगा तो विलहेरेजिया, सेंडी मक्खी बोलेगा तो कालाजार। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है, सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था किसने, बताइए। सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था किसने, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, UTI ने किया था। कौन किया था? UTI ने किया था। याद है कि सबसे पहले म्यूचुअल फंड UTI ने प्रारंभ किया था, और UTI की स्थापना मध्यम तथा निम्न आय वर्गों के लोगों की जो है ना प्रोत्साहित कर, ऐसे एकत्र कर उन्हें देश में बढ़ते हुए औद्योगिकरण
के प्राप्त समृद्धियों के लाभों में हिस्सा बांटने के उद्देश्यों से 1 फरवरी 1964 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया था, बताइए। भारत में नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया था, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने के पश्चात नेहरू पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने के पश्चात नेहरू पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यूथान था। कौन था, यूथान था। तो भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने के पश्चात नेहरू पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, यूथान था। और जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, याद रखिए कब हुआ था, 1965 में किया गया था। ठीक है, और यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय समझ, सद्भावना, अमितता के लिए दिया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया, बताइए। भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया, बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिनियम परिषद क्या होगा 1861। भारतीय परिषद अधिनियम क्या होगा 1861 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया है। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, बताइए, क्या होगा। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप के उपनाम से जानी जाती है, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सी जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप के उपनाम से जानी जाती है, बताइए। 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम है। क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम। तो याद रखिए गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पेंसिल, कह रहा है पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का समानता प्रयोग किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का समानता प्रयोग किया जाता है, बताइए। किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, सिडार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिडार का। तो याद रखिए पेंसिल बनाने के लिए सिडार की लकड़ी का क्या होता है, तो समानता प्रयोग किया जाता है। और पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है। और ग्रेफाइट क्या है, तो कार्बन का एक क्या है, क्रिस्टलीय रूप होता है। और ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेह के रूप में किया जाता है। और देवदार की लकड़ी से सैंडल तेल तैयार किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, बताइए। देखिए एक क्वेश्चन जो है ना 1275 के बिहार दरोगा जो पीटी एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, बताइए। अब तो बिहार का जो है ना स्पेशल जो जीके होता है, अब तो एग्जाम में आपका बिहार दरोगा हो या तो बिहार पुलिस हो, आपका 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा रहेगा, देखिएगा। अब हर एक एग्जाम में जो है बिहार का आपका बिहार से स्पेशल क्वेश्चन रहता ही है। इसलिए जो है आप लोग के लिए बिहार स्पेशल का बुक स्टार्ट कर दिया गया है। डेली राहुल स्टडी ग्रुप जो है टेलीग्राम चैनल, उसमें आपको डेली एडिटोरिया का पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट टिक मार कर दिया जा रहा है कि आप उसको पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए। सारा आपको होमवर्क करवाया जा रहा है। जैसे ही ज्ञान बिंदु का आएगा आपको वो भी करवा दिया जाएगा। इसलिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपका जो है ना बिहार स्पेशल का होमवर्क आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। बताइए व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है, तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइए कमेंट करके कि कौन कौन लोग जो बिहार का जो होमवर्क मिल रहा है स्पेशल, उसको कौन कौन लोग पढ़ रहे हैं, उनको कौन कौन लोग को जो है ना फायदा हो रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाँ ये जो स्टार्ट किए हैं बिहार स्पेशल का जो होमवर्क देना टेलीग्राम चैनल पे, राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में करके। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन कौन लोग पढ़ रहे हैं और कौन कौन लोग अभी जो है ना टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं। तो सभी लोग जुड़ जाइएगा। वहाँ पे जो है पर डे आपका 10 बजे से 9 बजे तक जो है ना आपका रात में आपका होमवर्क दे दिया जाता है। 50 क्वेश्चन रहता है, आपको उसको हमेशा जो है ना एक दो बार पढ़ना है, आपको रट जाना है, बस इतना आपको करना है। उसमें टोटल 52 सेट है, आपको सारा करवा देंगे। और जैसे ही आपका ज्ञान बिंदु का बिहार स्पेशल आएगा आपको वो भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करवा दिया जाएगा। ठीक है, बस आप लोग अपडेट रहिए। हर वो जो भी क्लास आता है, जो भी पीडीएफ आपको दिया जाता है, सारा पढ़िए और जो भी क्लास आता है आप उसको बारीकी से देखिए। आपका जो है ना 100% आपका सिलेक्शन होगा, बस विश्वास रखिए। और जितने भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है, जितने भी आने वाला मतलब आ गया है, और जितनी क्लास स्टार्ट है इस चैनल पे, आपको सारा क्लास करवाया जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कोई भी एक प्रैक्टिस सेट को छोड़ा जाएगा, सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। चलिए आगे देखिए।
आगे कर रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 कर रहा है कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हुमायूं और शेरशाह की सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1539 में लड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 1539 में लड़ा गया था। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1539 में लड़ा गया था। और शेरशाह सूरी बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है, बताइए। इसका क्रम बताना है, बताइए क्रम क्या होगा, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा, BDCA। पहले क्या होगा? तो मोहम्मद गजनबी, उसके बाद क्या होगा? मोहम्मद गौरी, उसके बाद क्या होगा? चंगेज खां, उसके बाद क्या होगा? तैमूर होगा। ठीक है, तो महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, चंगेज और क्या होगा? तैमूर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि इनमें से कौन पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता बने हैं, बताइए। कनिन में से कौन पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता बने, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन बने? अमन सेहरावत बने। कौन बने? अमन सेहरावत। तो याद रखिएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता कौन बने? अमन सेहरावत बने हैं। और याद रखिएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर अमन सेहरावत ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र मतलब 21 वर्ष में जो है ना पदक विजेता बन गए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कर रहा है 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, बताइए। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में किया गया। कहाँ किया गया? हरियाणा में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन में पहली बार आयोजित शादी फंक्शन में शादी करने वाली पहली व्यक्ति बनी, बताइए कौन बनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन में पहली, जब भी जहां भी क्वेश्चन अगर पहला का जिक्र करें ना, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कह रहा है राष्ट्रपति भवन में पहली बार आयोजित शादी फंक्शन में शादी करने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूनम गुप्ता बनी है। कौन बनी है? पूनम गुप्ता बनी है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में पहली बार किसी की शादी का फंक्शन होने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, और पहली शादी करने वाली कौन बनी है? पूनम गुप्ता बनी है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि किसी तंत्रिका कोशिका के अंशांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुम्राश्रम के बीच की संधि को क्या कहते हैं, बताइए। कह रहा है किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुमाश्रम के बीच की संधि को क्या कहते हैं? तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है, बताइए। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.2 मिलीमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है, बताइए। कौन सा एक अंग ग्रंथि नहीं है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पित्ताशय नहीं है लेकिन अधिवृक्क है, जिगर है और पीयूष मतलब जिसको प्यूटरिटी बोलेंगे, ये सभी ग्रंथि है, लेकिन पित्ताशय क्या एक ग्रंथि नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा, हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने के लिए क्या सहायक होता है, बताइए। क्वेश्चन करा, हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने के लिए निम्न में से क्या सहायक होता है? तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षाओं के बीच की क्या है? भित्ति होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, बताइए। क्वेश्चन करा, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो? इकानोडर्मेटा। क्या है? इकानोडर्मेटा। तो इकानोडर्मेटा संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। और इकानोडर्मेटा का शरीर गोल, नालवत या तरे सदृश त्रिस्तरीय खंडविहीन होता है। ठीक है, और इकानोडर्मेटा में स्पष्ट शीर्ष एवं मस्तिष्क का अभाव होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे, बताइए। वंदे मातरम के रचनाकार थे, बताइए कौन। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, और वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ उपन्यास का कथानायक सन्यासी विद्रोह पर क्या है? आधारित है। और आनंद मठ उपन्यास जो है ना 1882 में क्या हुआ था? तो प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1882 में। नेक्स्ट है, भारत का इको मार्क लोगो क्या है, बताइए। भारत का इको मार्क लोगो क्या है, बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी का एक क्या है? घड़ा है। क्या है? मिट्टी का एक क्या है? तो घड़ा है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का क्या है? निलंबन। क्या है? जर्मनी के संविधान से क्या है? तो प्रेरित है। तो भारतीय संविधान का आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के संविधान से क्या है? प्रेरित है।
और याद है कि अनुच्छेद 358 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की स्थिति में अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः क्या होता है, निलंबित हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन आप लोग आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो ग्रुप में आप लोग सेंड कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको सोल्यूशन आपका जो है ना मैथ रीजनिंग का मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आगे देखिए 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, करेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस, वाज द मैसेज गिवन बाय हिम, बताइए क्या होगा। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिड ही गिव द मैसेज। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस, लीना सेड दैट ही रिलेटिव्स वेयर लैंडिंग द नेक्स्ट डे, बताइए। लीना सेड दैट हिज रिलेटिव्स वेयर लैंडिंग द नेक्स्ट डे, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, लीना सेड ही रिलेटिव्स आर लैंडिंग क्या होगा, टुमारो होगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो लास्ट देखिए 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। देवता को एक फूलों की माला अर्पित कर वहां से चला गया, बताइए। यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया है, उसमें कौन सा भाग में त्रुटि, मतलब जिसमें कोई त्रुटि है, यहाँ पे त्रुटि है पूछा है, कौन सा सेंटेंस में जो है त्रुटि है। यहाँ पे सेंटेंस दिया है, देवता को एक फूलों की माला अर्पित कर वहां से चला गया, बताइए किस सेंटेंस में आपको लग रहा है कि त्रुटि है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एक फूलों की माला, ये किसमें क्या है, त्रुटि है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिएगा कि जब किसी संख्या के ठीक पहले संख्यावाचक मतलब विशेषकर खासकर एक का प्रयोग हुआ हो तो संज्ञा हमेशा एक वचन होना चाहिए, अतः सही क्या होगा, एक फूल होगा। क्या होगा, सही एक फूल होगा, ना कि फूलों होगा। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग जो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा टेस्ट क्लास PDF सारा कुछ उसी पे दिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक टेस्ट ग्रुप होगा, नंबर 1 ग्रुप टेस्ट लीजिए, शाम में 3 बजे डेली टेस्ट होता है, बिहार दरोगा सिलेबस बेस्ड टेस्ट होता है। अगर आप लोग टेस्ट नहीं लगाए होंगे तो आप एक बार लॉग देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार जो है उसमें क्वेश्चन का जो है पैटर्न दिया जाता है, क्वेश्चन सेट किया जाता है। ठीक है, तो जितने भी लोग क्लास देखें सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, और हर ग्रुप में जो है ना क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए जिनको भी बिहार दरोगा का शुरू से तैयारी करनी है, अगर लगता है कि हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है शुरू से, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और होमवर्क कंप्लीट कीजिए। इसमें होमवर्क के साथ साथ जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट भी करवाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई प्रैक्टिस सेट सारा, जो बहुत लोग प्रैक्टिस सेट प्रकाशन का जो है ना बहुत प्रैक्टिस सेट आ गया है, जैसे ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट आने वाला है, बिहार पुलिस का आने वाला है, बिहार दरोगा का आने वाला, और भी प्रकाशन का आएगा, तो आपको सारा प्रैक्टिस सेट इसमें करवाया जाएगा। तो लगता है कि हमें बिहार दरोगा का एक सेपरेट जो है ना ग्रुप मतलब मिले, जिसमें हमको होमवर्क के साथ साथ प्रैक्टिस सेट मिले, तो आपके लिए जो है ना ये ग्रुप बिहार दरोगा तो थर्ड जो ग्रुप है, तो थर्ड बैच है ना बिहार दरोगा का होमवर्क सीट प्लस प्रैक्टिस सेट बैच। इसके पहले जो है ना 2 ग्रुप ऑलरेडी, एक जो ग्रुप है ना वो ऑलरेडी मतलब उसमें 90% जो है 80% बोल सकते हैं उसमें समाप्त हो गया है। तो ऑलरेडी 3 ग्रुप चल रहा है। तो ये जो है ना अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, इसमें 3-4-5 दिन होमवर्क चला है। तो लगता है कि हमें शुरू से तैयारी करना है, होमवर्क के साथ साथ हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपका जो है ना आपका मार्केट से जो है ना आपका एक भी प्रैक्टिस सेट आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, सारा आपको इस ग्रुप में जब जुड़िएगा तो आपको सारा प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में आपको करवा दिया जाएगा। और आपको जो दिख रहा होगा बुक घटनाचक्र का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट, ये सभी बुक का जो है ना आपको होमवर्क के माध्यम से आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपको नंबर दे देते हैं 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। बाकी इसका फी का बात करें 149 है, और सारा अगर डिटेल देखना है तो टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ, आप जाके पढ़ लीजिएगा, तभी जो है ना आप ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और सभी लोग क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।